हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। दोस्तों, एनटीपीसी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए जीएस की हमारी वीडियो मॉक टेस्ट सीरीज चल रही है और आज के इस वीडियो में हम 7वां मॉक टेस्ट लगाने वाले हैं। लगातार हमारी ये 20 वीडियो की सीरीज है। 20 मॉक टेस्ट लगाएंगे हम एग्जाम से पहले। डेली सुबह 7:30 बजे एग्जाम तक हम ये मॉक टेस्ट लगाने वाले हैं। आपको एक भी मॉक टेस्ट स्किप नहीं करना है। हर एक मॉक टेस्ट आपको अपनी गलती बताएगा। सेल्फ एनालिसिस के थ्रू आप अपने स्कोर को लगभग 25 से 30% यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। जो भी स्टूडेंट लास्ट तक टिकेगा, मतलब लास्ट मॉक टेस्ट तक मेरे साथ जाएगा, 100% वो एग्जाम को क्रैक करेगा। इससे पहले 6 मॉक टेस्ट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने वो मॉक टेस्ट नहीं लगाए तो आप प्लेलिस्ट को फॉलो कर लीजिए, वहां से आप प्रीवियस मॉक टेस्ट को भी लगा सकते हैं। अच्छा, लेक्चर स्टार्ट करें उससे पहले कुछ ज़रूरी इंस्ट्रक्शन है इस टेस्ट को लगाने के लिए। पहले एक बार जल्दी से हम वो कवर कर लेते हैं, फिर हम टेस्ट की तरफ चलेंगे। पहला, सीरियस बनो। बिस्तर पर लेटे हो तो उठ जाओ। हमको बैठना है टेबल कुर्सी पर, ठीक है। कोई भी टाइम पास वीडियो नहीं होगा, तुम्हारा रियल प्रैक्टिस टेस्ट है, क्योंकि जिस तरीके से तुम प्रैक्टिस करोगे उसी तरीके से पेपर में परफॉर्मेंस होने वाली है। तो पहला चीज समझ में आ गया, हमको बिस्तर पर लेटे लेटे वीडियो नहीं देखना है। टेबल कुर्सी पकड़ लो, टेबल कुर्सी पर बैठकर हमको ये वीडियो कंप्लीट करना है, ये टेस्ट लगाना है। दूसरा रूल ये है कि 1 से 40 तक कॉपी के अंदर एक नंबरिंग कर लो। जो भी आपका क्वेश्चन सही हो रहा है या गलत हो रहा है, आपको यहाँ पर टिक करते हुए चलना है। पहला क्वेश्चन अगर सही होता है तो टिक कर दीजिएगा, दूसरा क्वेश्चन गलत हो रहा है तो गलत करना है, तीसरा क्वेश्चन सही हो रहा है तो सही करना है टिक हमको, ठीक है। लास्ट में हम पूरा स्कोर देखेंगे हमारा कि हम कितना स्कोर कर पा रहे हैं। इसमें मैंने कुछ आपके लिए टारगेट भी रखा है। अगर आप 30+ स्कोर कर लेते हो, विच मीन्स एनटीपीसी सीबीटी 1 आपका लगभग निकल ही गया है। अगर आपका स्कोर 25 से 30 के बीच में है तो आप बाउंड्री लाइन पर हो, थोड़ी सी मेहनत की आपको ज़रूरत है। तो जो गलती हो रही है उसको पहचानो और प्रैक्टिस करो। और 25 से अगर कम स्कोर आ रहा है आपका तो घबराना नहीं है, अभी भी समय है। अच्छे से रिवीजन करो। जो मैंने आपको 10,000 एनटीपीसी के 1 लाइनर दिए उनको पढ़ो। यूट्यूब के ऊपर जो मेरी जीएस की मास्टर सीरीज चल रही है एनटीपीसी की, उसको फॉलो करो। आपका स्कोर 30+ हो जाएगा। तीसरा रूल है, एक बार में आपको पूरा टेस्ट लगाना है, टुकड़ों टुकड़ों में मत बांट देना इसको कि 10 क्वेश्चन तो हमने सुबह लगा लिए, 15 क्वेश्चन शाम को लगा लिए, तो ऐसे नहीं चलेगा। जैसा एग्जाम हॉल में बैठते हो ना, वैसे ही पूरा मॉक टेस्ट लगाना है, एक बार में, बिना रुके, बिना डिस्ट्रैक्शन के साथ में। क्लियर? चौथा रूल है, आखिरी रूल, मैं हर एक क्वेश्चन को क्लियर पढ़ूंगा ऑप्शन के साथ में, फिर आपको 5 सेकेंड मिलेंगे। 5 सेकेंड में आपको अपना फाइनल आंसर डिसाइड करना है। उसके बाद में मैं आपको करेक्ट आंसर बताऊंगा इन शॉर्ट एक्सप्लेनेशन। इस तरीके से न सिर्फ प्रैक्टिस होगी बल्कि हर सवाल के पीछे का आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। क्लियर हो गया फ्रेंड्स? स्टार्ट करने से पहले एक और चीज, अगर इस पूरे टेस्ट का आपको बाद में प्रैक्टिस करना है तो जो 10,000 1 लाइनर मैंने जीएस के दिए हैं आपको एनटीपीसी के लिए, 29 रुपीज़ का पैकेज है वो। इसी पैकेज में ये 20 वीडियो टेस्ट आपको मिल जाएंगे, वहां पर भी आप इस टेस्ट के प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर अभी भी आपने 29 रुपीज़ वाला अगर वो जीएस का पैकेज नहीं लिया है 10,000 1 लाइनर का, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, कमेंट बॉक्स में भी लिंक दे रखा है, वहां पर क्लिक कर आप ले सकते हैं। इसके अलावा क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे तो फाउंडेशन कोर्स का ऑप्शन दिखेगा, इसमें कोर्स बाय अक्षय सर वाला फोल्डर है, इसमें जाओगे वहां से आप एनरोल कर सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन थी स्टार्ट करने से पहले। अब हम टेस्ट की तरफ जा रहे हैं, तो रेडी हो जाइए, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भूटिया नृत्य इनमें से किस राज्य में किया जाता है? ऑप्शन है नागालैंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल या सिक्किम। तो भूटिया नृत्य सिक्किम राज्य में किया जाता है। सिक्किम का एक पारंपरिक लोक नृत्य है, वहाँ की भूटिया जनजाति द्वारा इसे किया जाता है। यह नृत्य खासकर त्योहारों, धार्मिक अवसरों और खास सांस्कृतिक आयोजनों में किया जाता है। इस नृत्य में पुरुष और महिलाएं पारंपरिक पोशाक भी पहनते हैं और संगीत की धुन पर समूह में शांत और ग्रेसफुल तरीके से नृत्य करते हैं। इसका संबंध सिक्किम की बौद्ध संस्कृति और तिब्बती परंपरा से जुड़ा हुआ है। सिक्किम यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, वंदे भारत एक्सप्रेस किस तकनीक पर आधारित है जिससे इसे अलग लोकोमोटिव की आवश्यकता नहीं होती है, इंजन की आवश्यकता नहीं होती है? ऑप्शन है डीजल मल्टीपल यूनिट, मैग्नेटिक लेविएशन सिस्टम, इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट या पुश पुल लोकोमोटिव सिस्टम। तो वंदे भारत एक्सप्रेस जो है ये ईएमयू, इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट तकनीक पर काम करती हैं। एक ऐसी तकनीक होती है ये जिसमें पूरी ट्रेन में कई डब्बे स्वयं चलने में सक्षम होते हैं। इसे चलाने के लिए इंजन की, मतलब लोकोमोटिव की जरूरत नहीं होती है। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो है ये पूरी तरीके से ईएमयू आधारित ट्रेन है। यही कारण है कि यह तेज, स्मूथ और एनर्जी एफिशिएंट है। यहाँ पर सी आंसर। अगला क्वेश्चन है, सेरोटोनिन हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? ऑप्शन है थायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड या फिर एड्रिनल ग्लैंड।
तो सेरोटोनिन हार्मोन जो है ये पीनियल ग्लैंड मतलब पीनियल ग्रंथि से स्रावित होता है। सेरोटोनिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूरोट्रांसमीटर और हार्मोन है जो पीनियल ग्रंथि से स्रावित होता है। पीनियल ग्लैंड मस्तिष्क के बीचों बीच स्थित एक छोटा सा अंग है जो मेलाटोनिन और सीरोटोनिन जैसे हार्मोन का उत्पादन करता है। सीरोटोनिन मूड, नींद, भूख और याददाश्त को कंट्रोल करने में, नियंत्रण करने में हेल्प करता है। तो यहाँ पर पीनियल ग्लैंड सी आंसर करेक्ट होगा। अदर ऑप्शन देखें तो थायराइड ग्लैंड की बात करें तो ये मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करती हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड कहलाती हैं। एड्रिनल ग्लैंड की बात करें तो ये स्ट्रेस हार्मोन को रिलीज करती हैं। अगला क्वेश्चन है, पहला इलेक्ट्रॉन कोश जो नाभिक के सबसे नजदीक होता है वह कभी भी n इलेक्ट्रॉनों से अधिक नहीं होता है, जहां पर n बराबर होता है 2, 8, 4 या 6। तो एटम में इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग शेल मतलब एनर्जी लेवल्स में भरे जाते हैं। इन्हें K, L, M, N ये नाम दिया जाता है। पहला जो शेल होता है जिसे K शेल कहते हैं न्यूक्लियस के सबसे करीब होता है और इसकी एनर्जी सबसे कम होती है और फॉर्मूला जो होता है वो 2n² होता है, जहां पर n जो होता है वो शेल नंबर होता है। तो K शेल के लिए n नंबर जो होगा वो 1 होगा। तो उस हिसाब से यहाँ पर अगर हम K शेल में देखें तो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं, उससे ज़्यादा आ ही नहीं सकते। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा 2। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन लेते हैं। एलोरा की गुफाओं में स्थित प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस शासक ने कराया था? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन, कृष्ण प्रथम या नरसिंह वर्मन। तो कैलाश मंदिर की बात हो रही है। एलोरा की गुफा संख्या 16 में स्थित है। ये एक ही पत्थर को काटकर ऊपर से नीचे की ओर बनाया गया विशाल मंदिर है। इसका निर्माण कराया था राष्ट्रकूट वंश के शासक कृष्ण प्रथम ने 8वीं सदी में। तो यहाँ पर सी आंसर। पहले जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनियाक का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ए आंसर सही होगा। एनियाक दुनिया का पहला जनरल पर्पस प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। इसे 1945 में अमेरिका में विकसित किया गया था। यह विशेष रूप से तोपों के गोलों की गणना के लिए डिजाइन किया गया था। यहाँ पर ए आंसर सही होगा। एनियाक का पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन है, शंभू महाराज निम्न में से किस कथक घराने के प्रसिद्ध गुरु थे? लखनऊ, जयपुर, राजगढ़ या फिर बनारस। करेक्ट आंसर है इसका यहाँ पर लखनऊ। पंडित शंभू महाराज भारतीय शास्त्रीय नृत्य कथक के बहुत ही फेमस गुरु थे। लखनऊ घराने से जुड़े हुए थे। लखनऊ घराना कथक की नजाकत और अभिनय मतलब एक्सप्रेशन के लिए जाना जाता है। शंभू महाराज का योगदान कथक को शास्त्रीय मंचों तक पहुंचाने में बहुत बड़ा रहा है। ये प्रसिद्ध जो कथक नर्तक थे बिरजू महाराज, उनके चाचा थे। शंभू महाराज यहाँ पर ए आंसर करेक्ट है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में एसिड दे रखा है और सूची 2 में फूड सोर्स दे रखा है। चलिए मिलान कर लेते हैं। कार्बनिक अम्ल की बात हो रही है, कार्बनिक एसिड की, तो इसका फूड सोर्स क्या है? सोडा वाटर। जब CO2 दवाओं में पानी में मिलाई जाती हैं तो कार्बनिक एसिड बनता है। दूसरा है लॉरिक अम्ल, तो इसका सोर्स है कोकोनट मिल्क। ये एक सैचुरेटेड फैटी एसिड है जो नारियल के प्रोडक्ट्स में पाया जाता है। तीसरा है ब्यूटेरिक अम्ल एंड इसका सोर्स जो है वो है बटर, मक्खन। ये एक फैटी एसिड मक्खन को उसकी खास स्मेल और फ्लेवर देता है। एंड चौथा ऑप्शन है इरूसिक अम्ल, इरूसिक एसिड, जिसका सोर्स है सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल। ये एक लॉन्ग चेन फैटी एसिड है जो सरसों के तेल में पाया जाता है। तो कॉम्बिनेशन क्या बना? 3, 4, 2 और 1, मतलब बी आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, लॉगिन नाम और पासवर्ड के सत्यापन को किसके रूप में भी जाना जाता है? कॉन्फ़िगरेशन, एक्सेसिबिलिटी, लॉगिन या फिर ऑथेंटिकेशन। तो करेक्ट आंसर इसका ऑथेंटिकेशन। जब भी हम किसी वेबसाइट, ऐप या सिस्टम में अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालते हैं तो सिस्टम यह चेक करता है कि जो जानकारी दी गई है वो सही है या फिर गलत है। इस प्रक्रिया को ही कहते हैं ऑथेंटिकेशन। डी आंसर। हाल ही में आयोजित 82वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2025 में बेस्ट मोशन पिक्चर का अवार्ड किसे दिया गया है? ऑप्शन है फ्लो, एमिलिया परेज, द ब्रूटलिस्ट या चैलेंजर्स। तो दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित सिनेमा अवार्ड में से एक 82वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड की बात कर रहे हैं। इसकी घोषणा लॉस एंजलिस में की गई थी रिसेंटली। इसमें अगर हम बेस्ट मोशन पिक्चर की बात करें
तो ये अवार्ड दिया गया है जैक्स ऑडियार्ड की फ्रेंच फिल्म एमिलिया पेरेस को। तो यहाँ पर बी आंसर। भारत में वर्तमान में कुल कितने रेलवे जोन हैं? ऑप्शन ए 16, 17, 18 या 19। तो करेक्ट आंसर है इसका 19। 17 पारंपरिक रेलवे जोन है। उसके बाद 2019 में साउथर्न कोस्ट रेलवे को जोड़ा गया एंड मेट्रो रेलवे कोलकाता जो है अब अलग जोन की तरह गिना जाता है। तो कुल मिलाकर 19 जोन। देखिए बहुत सारी वेबसाइट या फिर बुक्स में मेट्रो रेलवे को फंक्शनल जोन या फिर स्पेशलाइज्ड जोन कहा गया है, लेकिन रेलवे के ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में अगर हम देखेंगे तो इसे जोन के रूप में माना गया है। तो अगर हम देखें भारत में कुल कितने रेलवे जोन है, ध्यान रखिएगा 19, डी आंसर। सबसे लेटेस्ट कौन सा है? तो साउथर्न कोस्ट रेलवे है जो कि 2019 में जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन आता है, शास्त्रीय नृत्य के राष्ट्रीय पुरस्कार को क्या कहा जाता है? जातीय नृत्य सम्मान, भारतीय पुरस्कार, अभिनंदन सरोजा पुरस्कार या शास्त्रीय सम्मान? तो शास्त्रीय नृत्य के राष्ट्रीय पुरस्कार को अभिनंदन सरोजा पुरस्कार कहा जाता है। अभिनंदन सरोजा पुरस्कार भारत में क्लासिकल डांस के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक प्रतिष्ठित नेशनल लेवल अवार्ड है। यह पुरस्कार उन कलाकारों को दिया जाता है जिन्होंने क्लासिकल डांस में उत्कृष्ट योगदान दिया हो। सी आंसर। सूची 1 को सूची 2 से हमको यहाँ पर जोड़ना है। सूची 1 में संघ दे रखे हैं, फाइलम दिया हुआ है और सूची 2 में एग्जाम्पल दिए हुए उनके। तो चलिए मैच करते हैं। पहला है पोरीफेरा। पोरीफेरा जो है ये देखिए यहाँ पर मैच करेगा स्पंज से। पोरीफेरा सबसे सरल जीवों का फाइलम है। इनके शरीर में छिद्र होते हैं, पोर्स होते हैं और ये पानी के भीतर रहते हैं। सेकेंड संघ निडेरिया की बात करेंगे तो निडेरिया का एग्जाम्पल हो गया जेलीफिश। तीसरा फाइलम है यहाँ पर मोलस्का। मोलस्का का एग्जाम्पल हो गया यहाँ पर स्क्विड। मोलस्का में सॉफ्ट बॉडी वाले जीव आते हैं जिनमें कई बार हार्ड शेल भी होती हैं। स्क्विड एक तेजी से तैरने वाले मोलस्का हैं जिनकी बॉडी सॉफ्ट होती है। एंड चौथा यहाँ पर देखिए फाइलम ऑर्थोपोडा, जिसका एग्जाम्पल हो गया यहाँ पर सेंटीपीड। सबसे बड़ा फाइलम है ये, जिसमें जॉइंटेड लेग्स और हार्ड एक्सोस्केलेटन वाले जीव देखने को मिलते हैं। तो सीक्वेंस क्या बना? ए, डी, बी और सी, जो कि बी वाले ऑप्शन में हमको देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट है ब्रेन ड्रेन का संबंध किससे है? ऑप्शन आता है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट से, वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट से, एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट से या डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट से। तो करेक्ट आंसर है इसका एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट से। देखिए ब्रेन ड्रेन एक ऐसी स्थिति होती है जब कोई देश हाईली एजुकेटेड और स्किल्ड लोग तैयार करता है, लेकिन वे लोग किसी और देश में जाकर काम करने लगते हैं। इसका मुख्य कारण होता है उनके अपने देश में उनकी एजुकेशन और स्किल के मुताबिक जॉब्स उपलब्ध नहीं होना। इस स्थिति को एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट से जोड़ा जाता है, यानी लोग पढ़े लिखे तो होते हैं लेकिन उन्हें उनकी योग्यता के अनुसार काम नहीं मिलता है। तो ये एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट से संबंधित है। सी आंसर। हाल ही में पश्चिम बंगाल टीम ने किस टीम को हराकर संतोष ट्रॉफी 2024 का खिताब जीता है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, केरला, मणिपुर या दिल्ली। करेक्ट आंसर है इसका केरला। वेस्ट बंगाल ने संतोष ट्रॉफी के 78वें एडिशन के फाइनल में केरल को हराकर यह खिताब अपने नाम किया है। यह पश्चिम बंगाल टीम का 33वां संतोष ट्रॉफी खिताब है। इस टूर्नामेंट में 31 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था। संतोष ट्रॉफी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन द्वारा आयोजित भारत में पुरुषों के लिए एक मेजर डोमेस्टिक स्टेट लेवल फुटबॉल टूर्नामेंट है। 1941 से ये खेली जा रही है। पहला खिताब भी बंगाल ने ही अपने नाम किया था। यहाँ पर बी आंसर केरला। हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र के उल्लेखनीय प्रतिपादक हैं? बांसुरी, वीणा, सरोद या सितार। तो किस वाद्य यंत्र के? बांसुरी। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया भारत के विश्व प्रसिद्ध बांसुरी वादक हैं। बांसुरी भारतीय शास्त्रीय संगीत का एक महत्वपूर्ण विंड इंस्ट्रूमेंट है जिसे हवा फूंककर बजाया जाता है। हरिप्रसाद चौरसिया ने बांसुरी को न केवल क्लासिकल मंचों पर लेकिन उसे इंटरनेशनल स्तर पर भी पहचान दिलाई है। प्रमुख बांसुरी वादक। ए आंसर। शरीर में ज्यादा कैडमियम होने से कौन सी बीमारी होती है? ऑप्शन है मीनामाता, एनीमिया, एल्जीमा या इटाई इटाई। तो करेक्ट आंसर है इसका शरीर में ज्यादा कैडमियम होने से इटाई इटाई बीमारी हो जाती है। कैडमियम एक विषैली धातु होती है, भारी धातु, हैवी मेटल। शरीर में इसके अत्यधिक जमाव से इटाई इटाई डिसीज होती हैं। इस बीमारी के लक्षण क्या होते हैं? हड्डियों में अत्यधिक दर्द होना, कमजोरी होना, किडनी की गंभीर क्षति होना,
ये देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए लक्षित वृद्धि दर कितनी थी? 6%, 8%, 7% या 5%? तो भारत की जो 12th 5 ईयर प्लान था 2012 से 2017 का, उसका मुख्य उद्देश्य था फास्टर, मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। इस योजना में सरकार ने आर्थिक विकास दर को 8% पर बनाए रखने का लक्ष्य रखा था। कितना? 8%। ये जो योजना थी 12वीं पंचवर्षीय योजना, भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी, क्योंकि इसके बाद भारत ने 5 ईयर प्लान सिस्टम को बंद कर दिया। तो यहाँ पर बी आंसर। हाल ही में एनसीडब्ल्यू राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष विजया रहाटकर ने किस पुस्तक का पहला संस्करण लॉन्च किया है? ऑप्शन ए शक्ति संग्राम, कर्मयोगिनी वीरांगना, नारी शक्ति एक नया युग या संघर्ष से सफलता। तो 31 जनवरी 2025 को राष्ट्रीय महिला आयोग एनसीडब्ल्यू का 33वां स्थापना दिवस था। इस दौरान एनसीडब्ल्यू की अध्यक्ष विजया रहाटकर ने अपनी पुस्तक कर्मयोगिनी वीरांगना का पहला संस्करण लॉन्च किया है। ये जो पुस्तक है अहिल्याबाई होलकर के साहस और नेतृत्व पर आधारित है। कर्मयोगिनी वीरांगना का पहला संस्करण। नेक्स्ट है, उपकला कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त होने से कौन सा प्रोटीन बचाता है? ऑप्शन है कोलेजन, इलास्टिन, एक्टिन या केराटिन। तो करेक्ट आंसर है इसका केराटिन। केराटिन एक कठोर और रक्षात्मक फाइब्रस प्रोटीन होता है जो एपिथेलियल सेल्स, उपकला कोशिकाओं को मैकेनिकल डैमेज और डिहाइड्रेशन से बचाता है। स्किन, नेल, हेयर, इनमें भी केराटिन पाया जाता है। केराटिन त्वचा की ऊपरी परत में मुख्य प्रोटीन होता है जो शरीर को एनवायरमेंटल डैमेज से बचाता है। तो यहाँ पर डी आंसर। यहाँ पर आगे बढ़ें, 20 सेकंड के अंदर जल्दी से मैं एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूँ। लास्ट टाइम के लिए एनटीपीसी का कंप्लीट पैकेज हमने आपके लिए अवेलेबल करा दिया है। जीएस, मैथ्स एंड रीजनिंग तीनों की यहाँ पर आपको ई बुक मिल जाएगी इस पैकेज के अंदर। मैथ्स के टॉपिक वाइज आपको यहाँ पर ई बुक मिल जाएगी विद सॉल्यूशन के साथ में। ऐसे रीजनिंग की भी मिल जाएगी एंड जीएस के आपको यहाँ पर लास्ट टाइम रिवीजन के लिए 1 लाइनर दिए गए हैं। तो 64 रुपीज़ का पैकेज है मात्र ये, आप ले सकते हैं इसको। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है। इसके अलावा क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन में जाएंगे, फाउंडेशन कोर्स में कोर्स बाय अक्षय सर वाला फोल्डर दिखेगा, इसमें जाएंगे तो ये पैकेज आपको मिल जाएगा। इसमें डेली एक मॉक टेस्ट भी हम आपके लिए अवेलेबल करा रहे हैं जिससे कि आप सेल्फ एनालिसिस कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। चलिए, वह तापमान जिस पर द्रव अपनी लिक्विड अवस्था से सॉलिड अवस्था में बदलता है क्या कहलाता है? मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट या सब्लिमेशन पॉइंट। तो द्रव अपनी लिक्विड अवस्था से सॉलिड अवस्था में जब बदलता है तो उसे कहा जाता है फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक बिंदु। फ्रीजिंग पॉइंट वह टेम्परेचर होता है जिस पर कोई लिक्विड सब्सटेंस जमकर सॉलिड बन जाता है, जैसे कि पानी 0 डिग्री पर बर्फ में बदल जाता है। इस टेम्परेचर पर पानी के पार्टिकल्स धीरे धीरे एक दूसरे से जुड़ने लगते हैं और सॉलिड स्ट्रक्चर बना लेते हैं। इसे ही हम कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। यहाँ पर बी आंसर। इसके अलावा अगर हम देखें कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, तो वो टेम्परेचर होता है जिस पर सॉलिड मेल्ट होकर लिक्विड बनता है। बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो वो तापमान जब लिक्विड गैस में बदलता है। ऊर्ध्वपातन बिंदु, सब्लिमेशन पॉइंट, जब कोई ठोस जो होता है सॉलिड होता है सीधे गैस में बदल जाता है बिना लिक्विड बने, जैसे कि कपूर या फिर ड्राई आइस, इसे कहते हैं सब्लिमेशन पॉइंट। तो ये चीज़ भी थोड़ा क्लियर रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। तिरुपति तिरुमाला ब्रह्मोत्सव कितने दिनों के लिए आयोजित किया जाता है? 12, 9, 15 या 5? तो तिरुपति तिरुमाला ब्रह्मोत्सवम एक बहुत ही प्रसिद्ध हिंदू धार्मिक उत्सव है जो हर साल तिरुमाला में आयोजित किया जाता है। यह उत्सव 9 दिनों तक चलता है और इसमें हजारों श्रद्धालु जो है वो भाग लेते हैं। इस दौरान भगवान की मूर्ति को हर दिन अलग अलग वाहनों पर सवारी कराई जाती है, जैसे कि गरुड़, हाथी, घोड़ा। ये त्यौहार भक्ति, परंपरा और भव्यता का प्रतीक माना जाता है। भारत के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में से एक है तिरुपति तिरुमाला ब्रह्मोत्सवम। 9 दिनों तक चलने वाला एक त्यौहार है। बी आंसर। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के कारण किन वर्षों में ओलंपिक खेल आयोजित नहीं किए गए थे? ऑप्शन ए दे रखा है 1916, 1936, 1940। बी ऑप्शन है 1916, 1940 और 1944। सी ऑप्शन है 1924, 1940 और 1944 एंड डी ऑप्शन है 1920, 1944 और 1948। तो ओलंपिक गेम्स आधुनिक युग का सबसे बड़ा खेल आयोजन है जो हर 4 सालों में होता है, लेकिन इतिहास में 2 बार ऐसे मौके आए हैं जब दुनिया में
युद्ध के कारण ओलंपिक नहीं खेले गए। 1916 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम एंड 1940 और 1944 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम। इसीलिए इन ईयर में ओलंपिक गेम्स को रद्द कर दिया गया था। तो 1916, 1940 और 1944 में ओलंपिक नहीं हो पाए थे। तो बी आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक एक ईमेल पते को दो भागों में अलग करता है? ऑप्शन दे रखा है एंड, परसेंटेज, @ या स्टार। तो बहुत ही क्लियर है, @ जो है वो यूजर नेम और डोमेन नेम को अलग करता है। इन दोनों के बीच @ का जो सिंबल होता है वो यूज किया जाता है, जो कि ईमेल एड्रेस को दो भागों में अलग करता है। सी आंसर। नेक्स्ट है 6th इंटरनेशनल मिलेट फेस्टिवल 2025 का आयोजन किस राज्य में किया गया? महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक या गुजरात? तो इंटरनेशनल ट्रेड फेयर्स ऑर्गेनिक एंड मिलेट्स के 6th एडिशन का आयोजन 2025 में बेंगलुरु में किया गया। ये कर्नाटक सरकार के द्वारा चलाया जाता है। 10 देशों के प्रतिनिधि और भारत के 25 से अधिक राज्यों के कृषि मंत्री और अधिकारी इसमें हिस्सा लेते हैं। तो किस राज्य में आयोजन किया गया? कर्नाटक में। सी आंसर। विक्रम संवत कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर से वर्ष आगे हैं। ऑप्शन है 46.7, 66.7, 76.7 या 56.7। तो करेक्ट आंसर है इसका आंसर सी, 56.7। विक्रम संवत का आरंभ 57 या 58 ईसा पूर्व माना जाता है। इसकी शुरुआत राजा विक्रमादित्य ने की थी। ग्रेगोरियन कैलेंडर की अगर बात करें, ईसाई कैलेंडर, तो ईसाई धर्म गुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष पर आधारित है। इसे 1582 ईस्वी में पोप ग्रेगरी ने शुरू किया था। विक्रम संवत जो है ये ग्रेगोरियन कैलेंडर से 56.7 वर्ष आगे हैं। अगला है भारत के किस राज्य को प्राचीन समय में कामरूप के नाम से जाना जाता था? असम, बिहार, पश्चिम बंगाल या उड़ीसा? यहां पर करेक्ट आंसर होगा असम। भारत के असम राज्य को प्राचीन समय में कामरूप के नाम से जाना जाता था। वर्तमान में कामरूप असम राज्य के पश्चिम भाग में भौगोलिक क्षेत्र के रूप में सीमित है। ये एक महाजनपद और बाद में एक शक्तिशाली राज्य भी था। कामाख्या मंदिर भी इसी क्षेत्र में है, जो तंत्र साधना और शक्ति पूजा के लिए प्रसिद्ध है। आज का कामरूप असम राज्य के पश्चिमी हिस्से को कहा जाता है, जो मानस नदी और बोर्ड नदी के बीच स्थित है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय तक रहने वाले अंतरिक्ष यात्री कौन है? ऑप्शन है ओलेग कोनेन्को, टिमोथी कोपरा, जेफ बेजोस या रिचर्ड ब्रेंसन? करेक्ट आंसर है इसका रूसी अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनेन्को। कुल 1111 दिन अंतरिक्ष में इन्होंने बिताए। इन्होंने अपने 5 अंतरिक्ष मिशनों में ये समय पूरा किया है। ए आंसर। 2025 को संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष के रूप में घोषित किया? इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्लाइमेट कंजर्वेशन, इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर प्रिजर्वेशन, इंटरनेशनल ईयर ऑफ वाटर कंजर्वेशन या इंटरनेशनल ईयर ऑफ अर्थ कंजर्वेशन? तो संयुक्त राष्ट्र ने 2025 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर प्रिजर्वेशन के रूप में घोषित किया है, जिसमें हर साल 21 मार्च को वर्ल्ड ग्लेशियर डे मनाया जाएगा। बी आंसर। अंतर्राष्ट्रीय हिमनद संरक्षण वर्ष। अगला है पूना समझौता का संबंध किससे था? पिछड़े वर्गों के लिए चुनावी सीटों के आरक्षण, हिंदुओं के लिए चुनावी सीटों के आरक्षण, मुस्लिमों के लिए चुनावी सीटों के आरक्षण या सिखों के लिए चुनावी सीटों के आरक्षण? तो करेक्ट आंसर है इसका पूना समझौता जो है ये पिछड़े वर्गों के लिए चुनावी सीटों के आरक्षण से संबंधित था। ए आंसर। 24 सितंबर 1932 को डॉक्टर अंबेडकर और अन्य हिंदू नेताओं के प्रयत्न से हिंदुओं और दलितों के मध्य एक समझौता किया गया, जिसे पूना समझौता के नाम से जाना जाता है। इस समझौते के द्वारा दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन मंडल समाप्त कर दिया गया और दलित वर्णों के लिए प्रांतीय विधानमंडलों में 147 सीटें आवंटित की गई। इसके अलावा केंद्रीय विधायिका में कुल सीट की 18% दलित वर्गों के लिए आरक्षित की गई। तो पिछड़े वर्गों के लिए चुनाव सीटों के आरक्षण से संबंधित था। अगला क्वेश्चन है दास बोध मुख्य रूप से किसकी रचना और उपदेशों का संकलन है? रामानुज, समर्थ रामदास, चैतन्य या कबीर? तो दास बोध मराठी संत साहित्य का एक प्रमुख ग्रंथ है, जो 17वीं शताब्दी में महाराष्ट्र के तेजस्वी संत श्री समर्थ रामदास की रचनाओं और उपदेशों का संकलन है, जिसे उन्होंने अपने शिष्य कल्याण स्वामी को मौखिक रूप से सुनाया था।
तो समर्थ रामदास। निम्नलिखित में से किस शहर में जंतर मंतर नहीं है? वाराणसी, नागपुर, उज्जैन या जयपुर? तो नागपुर शहर में जंतर मंतर नहीं है, जबकि दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा, वाराणसी इन जगह पर जंतर मंतर स्थित है, जिसका निर्माण राजा सवाई जय सिंह ने कराया था। तो बी आंसर नागपुर। आधुनिक आंध्र प्रदेश के भाग वारंगल की रानी रुद्रमा देवी इनमें से किस वंश से संबंधित थी? चालुक्य वंश, पूर्वी गंग वंश, काकतीय वंश या चोल वंश? तो वारंगल तेलंगाना की रानी रुद्रमा देवी काकतीय वंश से संबंधित थी। सी आंसर यहां पर सही होगा। इनका जन्म काकतीय वंश के राजा गणपति देव के यहां पर हुआ था। पिता के कोई पुत्र नहीं था, इसीलिए उनकी मृत्यु के पश्चात 14 वर्ष की उम्र में रानी रुद्रमा देवी ने शासन संभाला था। तो काकतीय वंश से संबंधित थी। ब्रिटिश भारत शासन के अधीन 1937 के प्रांतीय चुनावों के दौरान पंजाब राज्य में किस पार्टी की सरकार बनी थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, कृषक प्रजा पार्टी, यूनियनिस्ट पार्टी या मुस्लिम लीग? बहुत ही जोरदार क्वेश्चन है। 1937 के प्रांतीय चुनावों के दौरान पंजाब राज्य में किस पार्टी की सरकार बनी थी? यूनियनिस्ट पार्टी की सरकार। 1935 के भारत शासन अधिनियम के आधार पर फरवरी 1937 में चुनाव हुए थे। पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी और मुस्लिम लीग ने मिलकर संयुक्त सरकार का गठन किया था। इस चुनाव में 11 में से 5 प्रांतों में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला था। मुंबई में भी कांग्रेस की सरकार बनी। बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी और मुस्लिम लीग की संयुक्त सरकार सत्ता में आई थी। तो पंजाब में यहां पर सी आंसर यूनियनिस्ट पार्टी। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी, लॉर्ड माउंटबेटन, सरदार पटेल या बी आर अम्बेडकर? तो कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। भारत के स्वतंत्र होने के बाद लॉर्ड माउंटबेटन को पहला गवर्नर जनरल बनाया गया। वे ब्रिटिश मुल्क के अंतिम गवर्नर जनरल थे। बाद में 1948 में सी राजगोपालाचारी भारत के पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल बने। अगर आपसे यहाँ पर क्वेश्चन में भारतीय पूछते तो फिर आप सी राजगोपालाचारी टिक करते, बट हमको ये नहीं पूछा है। हमको ये पूछा है कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन विश्व रोजगार और सामाजिक दृष्टिकोण रिपोर्ट प्रकाशित करता है? वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट। ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, विश्व बैंक या संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो श्रमिकों के अधिकारों, काम की स्थितियों और रोजगार से जुड़ी नीतियों पर काम करती हैं। हर साल ये वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट जारी करता है, जिसमें दुनिया में बेरोजगारी, काम की गुणवत्ता और सामाजिक सुरक्षा पर जानकारी दी जाती है। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। बी आंसर। इदाते आयोग किससे संबंधित हैं? रेलवे सुधार से, घुमतू, अर्ध घुमतू और विमुक्त जनजातियों से, वक्फ बोर्ड से या समान नागरिक संहिता से? तो इदाते आयोग जो है भारत सरकार द्वारा बनाई गई एक समिति थी, जिसका उद्देश्य था घुमतू, अर्ध घुमतू और विमुक्त जनजाति की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का अध्ययन करना। इस आयोग ने सुझाव दिया था कि इन समुदायों के लिए एक स्थायी आयोग बनाया जाए ताकि उनकी समस्याओं को स्थायी रूप से हल किया जा सके। तो इदाते आयोग जो है ये नोमैडिक, सेमी नोमैडिक एंड डी नोटिफाइड ट्राइब से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा चौथी औद्योगिक क्रांति केंद्र किस शहर में स्थापित किया गया? नई दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलुरु या पुणे? तो सेंटर फॉर फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की स्थापना वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा की गई। इसका उद्देश्य हेल्थ केयर और लाइफ साइंस के क्षेत्र में नई तकनीकों जैसे एआई और डेटा का विकास करना है। यह केंद्र हैदराबाद में बायो एशिया 2024 सम्मेलन के दौरान शुरू हुआ था और यह दुनिया का पहला थीमेटिक सेंटर है जो सिर्फ हेल्थ और विज्ञान पर केंद्रित है। तो बी हैदराबाद। भारतीय मानक समय रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती हैं? उत्तर प्रदेश, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और झारखंड? तो इसका करेक्ट आंसर होगा झारखंड। भारतीय मानक समय IST को 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के आधार पर तय किया गया है। यह रेखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है, लेकिन झारखंड इस लाइन पर नहीं आता है।
तो डी आंसर, COP29 सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? अजरबैजान, सऊदी अरब, इंडोनेशिया या ब्राजील? तो कॉप जो सम्मेलन है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ये जलवायु परिवर्तन पर सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होता है जो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के तहत आयोजित होता है। 2024 में यह सम्मेलन बाकू अजरबैजान में आयोजित हुआ था। यहाँ पर ए आंसर। तो ये 40 क्वेश्चन हमारे यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। आई होप आपने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बिल्कुल सही करे होंगे। जिन भी स्टूडेंट्स ने 1000 अगर वन लाइनर को ध्यान से पढ़ा होगा और जो भी मैंने क्वेश्चंस अभी यूट्यूब पे सॉल्व कराए मास्टर वीडियो सीरीज़ के अंतर्गत, उन्होंने सारे क्वेश्चन बड़ी आसानी से बना लिए होंगे। अब आपको करना ये है कि जो भी आपका स्कोर आया है उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। पता चलेगा इससे कि आपका स्कोर क्या चल रहा है, और अपने साथ ईमानदार रहिएगा। जो भी आपका फाइनल स्कोर है वही कमेंट करिएगा, जिससे आप नेक्स्ट टाइम अपने स्कोर को इम्प्रूव कर सके। अपनी गलती को पहचानो, एनालिसिस करो कि कौन सा पार्ट आपका वीक है, उसको रिवाइज करो, एंड ये चीज़ें आपकी एग्ज़ाम में काम आएगी। आपके एग्ज़ाम के स्कोर को 25 से 30% बढ़ाएगी। एनटीपीसी को लेकर 20 वीडियो मॉक टेस्ट मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूँ यूट्यूब पर। बेटर होगा कि आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छा रखें। एनटीपीसी के लिए अगर जीएस को लेकर अगर आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो जीएस का मैंने बहुत अच्छा सॉल्यूशन बना रखा है आपके लिए। देखिए, आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। मैंने आपको जीएस के लिए फ्रेंड्स 10,000 वन लाइनर दे रखे हैं, उनको अच्छे से पढ़ लीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है और ऐसे क्वेश्चन भी है जो एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से मैंने उसको आपके लिए प्लान कर रखा है। इसके अलावा जो हम ये 20 वीडियो मॉक टेस्ट लगाने वाले हैं, इनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये भी मैंने इसी पैकेज में, जो अपना 10,000 वन लाइनर वाला पैकेज है जीएस का, इसी में मॉक टेस्ट डाल दिए हैं। आप इसकी वहाँ पर प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो अलग से आपको कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है। 10,000 जीएस के वन लाइनर वाला पैकेज ले लो। 29 रुपीज़ प्राइस है इसकी मात्र। प्रिंट आउट ले लेना, 30-40 रुपये में प्रिंट आउट निकल जाएगा आपका। अच्छे से रिवीजन करते रहो। कहाँ से लोगे आप ये? तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है, यहाँ से भी आप इस पैकेज को ले सकते हो। इसके अलावा क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, वहाँ पर फाउंडेशन कोर्स वाला एक फोल्डर है, जिसमें जाओगे तो कोर्स बाय अक्षय सर वाला फोल्डर दिखेगा, इसमें आपको मिल जाएगा। ऊपर ही ऊपर ऑप्शन दे रखा है, वहाँ पर आप क्लिक कर इसको एनरोल कर सकते हैं। तो आज के सेशन में फ्रेंड्स इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा है, मेहनत अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा, एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराएं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।